मेरे दादा बड़े शिकारी थे, वालिद भी शिकारी थे। शिकार क्या कहते हैं, नील गाय अलाउड था उस जमाने में। अब जो नेचुरली इवॉल्व फॉरेस्ट की जो बात की मैंने, ये वो फॉरेस्ट हैं जो भगवान ने, नेचर ने, वाहेगुरु, जीसस, जो भी नाम दे उन्होंने लगाए। मनुष्य के आने से कई सौ साल पहले ये फॉरेस्ट लगे थे। लॉकडाउन का द बेस्ट पार्ट था वाज द रीबूटिंग ऑफ नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म। सब जगह दिखाई दे रहे थे, कहीं से हिमालय दिखाई दे रहे हैं, नदियां साफ हो गई और जहां पे दोबारा एक्टिविटीज हुई सब कुछ बराबर हो गया। 2 महीने में फिर वापस बराबर हो गया। तो टाइगर से ज्यादा अडेप्टेबल कोई और जानवर है नहीं। आई एग्री। हर चीज पे अडेप्ट कर लेता है। मैं आपको मिसाल दूं, एक शर्मीली टाइगरस हुआ करती थी जिसने बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी थी। लोगों ने बेशर्मी 650 स्पीशीज चिड़िए की पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। यहाँ है। कहते हैं ना 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। नमस्कार, शेर खां में आपका स्वागत है। यह है शेर खां सीज़न 2 और जैसा कि हमने वादा किया था कि सीज़न 2 को हम जंगल से, डायरेक्ट फ्रॉम जंगल होगा शेर खां, तो हम पहुंच गए जंगल और जंगल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी एक वजह यह भी है कि मैंने पहली बार जो टाइगर रिज़र्व देखा था वो कॉर्बेट को ही देखा था। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं सीज़न 2 के एपिसोड को जिम कॉर्बेट से शुरू करूं। और कमाल की बात है कि आज हम जिस शख्स के साथ बात करने जा रहे हैं, जो हस्ती हमारे साथ, वो कमाल के इंसान हैं। इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में पूरी ज़िंदगी खपा दी। आप साहब वाइल्ड लाइफ साइंस में मास्टर और एमफिल किए हुए हैं और पिछले करीब 15-20 साल से कॉर्बेट नेशनल पार्क में इको टूरिज़म को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये रेंजर्स लॉज है, एक होम स्टे जो आप साहब चलाते हैं। तो हमारे साथ हैं इमरान खान साहब। इमरान साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और थोड़ा अफसोस भी। जिस जंगल को मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय बाद, आज से 15-20 साल भी जिस कॉर्बेट को मैं देखा करता था, आज डेवलपमेंट के नाम पे रिजॉर्ट बने चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि टाइगर बचाना भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है, वो क्या है, ये समझा पाएंगे आप? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। थोड़ा मुश्किल होगा समझाना, लेकिन समझाने की कोशिश करूँगा जी। देखिए, हम लोग जो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, उस दिन 1970 को स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पे सिटी हॉल है जहाँ से आज भी नोबेल प्राइज़ फॉर पीस एंड लिटरेचर एंड साइंस एंड ह्यूमैनिटी सब निकलता है। वहाँ पर बैठ के ये फैसला हुआ, 7-8 जेंटलमैन अक्रॉस द टेबल दे सैट एंड डिस्कस्ड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस तरह की बातें। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़रूरत है कि अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करना है, ज़रूरत है। इमीडिएटली 156 कंट्रीज़ जो है सिग्नेटरी बन गई उसकी, सबने लेजिस्लेशन लेकर आ गए और वो कर दिया। तो जब वो आया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ ये मालूम करना है कि आपके टॉप प्रेडेटर्स कौन से हैं इकोसिस्टम के। फॉर्चुनेटली टॉप प्रेडेटर इकोसिस्टम का ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो हमने जब टॉप प्रेडेटर इकोसिस्टम का मालूम किया, तो टॉप प्रेडेटर इकोसिस्टम का इंडिया में तो टाइगर है। और उसको जब उसकी जनसंख्या मालूम की गई, उस ज़माने में बड़ा रफ एस्टिमेट था, कोई हमारे पास मेथड भी नहीं था उसको काउंट करने का। ये पगमार्क सेंसस भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ये भी लेट 80s में आया। इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने जल्दी करके किया, एक सर्वे हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब 1800 कुछ टाइगर बचे। अब ये जो 1800 टाइगर की जो फिगर है, उस ज़माने में तो व्हाट्सएप ये सब नहीं हुआ करता था, फेसबुक वगैरह, तो ये एक ऐसी वायरल हो गई और इमीडिएटली वो इतनी वायरल हो गई पूरे वर्ल्ड में कि वो जो कंट्रीज़ टाइगर के बारे में जानती थी, जिन्होंने जिम कॉर्बेट की किताबों से जाना था टाइगर के बारे में, वो सबके सब कंसर्न हो गए। उन्होंने कहा नहीं यार, दिस इज़ द टाइम वी नीड टू सेव द टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ इंडिया में, उसकी पूरी स्टोरी आपको पता है। देखिए, टाइगर का रोल जो है ह्यूमैनिटी के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग समझते नहीं हैं। हम लोग जब छोटे थे, जब क्लासेस 4th, 5th, 6th में थे, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस। आज हमने लगभग 2 मिलियन, लगभग 20 लाख लिविंग स्पीशीज़ जो हैं वो जान ली हैं कि जो धरती पे सरफेस पे रहती हैं। उसमें से केवल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर द वंस हु हैव बीन ब्लेस्ड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। बिल्कुल। वो जो पूरा प्रोसेस है वो क्लोरोफिल पिगमेंट है और सनलाइट के अमलगमेशन से वो खाना बनाते हैं और खाना बना के वो आते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस में जो रॉ प्रोडक्ट है, उसका जो बाई प्रोडक्ट है, वो है ऑक्सीजन। राइट। तो फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है हमारे पास? पेड़ों से आ रही है, ठीक। और जो उसका फ्यूल है वो क्या है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो कार्बन है वो कार्बन कहाँ से निकल रहा है?
वो कार्बन वो है जो हमारी लग्जरी, चाहे एयर कंडीशनिंग है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है गाड़ी चला के, चाहे आग लगा के, चाहे बिजली बनाने में जो कार्बन इंसान जितना पैदा कर सकता है जिस तरीके से कर रहा है, तो इंसान को फ़ायदा हो रहा है और इंसान की जो लग्जरीज है उसको भी कोई ना कोई सोख कर रहा है, राइट। तो ये वहाँ अब जो नेचुरली इवॉल्व फॉरेस्ट की जो बात की मैंने, ये वो फॉरेस्ट हैं जो भगवान ने, नेचर ने, वाहेगुरु, जीसस, जो भी नाम दे उन्होंने लगाए। मनुष्य के आने से कई सौ साल पहले ये फॉरेस्ट लगे थे ये, और उसी फॉरेस्ट में टाइगर भी रहा। अब टाइगर बीइंग एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, वो पूरा कंट्रोल करता है उस इकोसिस्टम को जो फॉरेस्ट के अंदर है, जिससे बैलेंस करता है, जिससे कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई और जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है ये पूरी तरीके से मेंटेन रहे। अब जो नेचुरली इवॉल्व फॉरेस्ट हैं, उनकी जो क्षमता है फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की, वो लगभग 750 गुना ज़्यादा है। बाप रे। और जो उनकी क्षमता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, कार्बन को सोखने की, वो लगभग 400 गुना ज़्यादा है। क्या बात है। अब ये बात जो है ना, ये टाइम मैगजीन में 1996 में ये आर्टिकल पब्लिश हो गया था जी। लेकिन ये थोड़ा सा डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ था। छुपा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया छुपा दिया गया। एक बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे जिनका नाम था ह्यूबर्ट रीव्स। ही वॉज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और उसने एक ज़माने में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैन इज़ सच एन इनसेन स्पीशीज़ दैट ही वर्शिप्स एन इनविजिबल गॉड। छुपे हुए भगवान की तो पूजा करता है, ना अल्लाह को किसी ने देखा, ना भगवान को किसी ने देखा, सब करते, और दिखते हुए जो नेचर है उसको बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे मैं हमेशा एक यूज़ करता हूँ एक तकिया कलाम अपना, कि धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति जो है ना, वो इंसान है। जहाँ जाएगा तबाही लाएगा। जी, आपने देखा होगा जब ये लॉकडाउन का सबसे अच्छा पार्ट जो था ना, लॉकडाउन का हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है। लॉकडाउन का द बेस्ट पार्ट था वो द रीबूटिंग ऑफ नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म। सब जगह दिखाई दे रहे थे, कहीं से हिमालय दिखाई दे रहे हैं, नदियाँ साफ हो गई, और जहाँ पे दोबारा एक्टिविटीज हुई सब कुछ बराबर हो गया। 2 महीने में फिर वापस बराबर हो गया। एनीवेज, तो वो टाइगर का रोल था। अब ये चीज़ है कि ये जो जंगल हैं बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये इनसे ऑक्सीजन निकल रही है, इनसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। पूरी वाटर साइकिल अगर आप पढ़ेंगे, जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है वो भी कहीं ना कहीं जंगल से निकल रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं जंगल बनाता है। इन सब को लेते हुए जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, अब आप देखेंगे मैंने कहा कि 700 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता, और 400 गुना ज़्यादा है जो हम लोग क्या करते हैं, कुछ खेतों में पेड़ लगा देते हैं, कुछ ऑर्चर्ड लगा देते हैं, आम का, अमरूद का, ये सब लगा दिया कुछ, या रोड साइड प्लांटेशन कर दिया, या वेस्टलैंड डेवलपमेंट, या रेलवे ट्रैक के साथ प्लांटेशन। उनमें तो हम क्या करते हैं, मोनोकल्चरिंग करते हैं, जैसे आपका यूकलिप्टस है या सागवान लगा दिया, तो ये सब चीज़ें करते हैं। उनकी वो क्षमता नहीं है, वो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है। उसकी वजह वो हम अपने फ़ायदे के लिए उनको लगाते हैं, लकड़ी काट करके अपना फर्नीचर बना लेते हैं। उसमें कोई ऐसी खास बायोडाइवर्सिटी भी नहीं होती है। अब क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट बन गया है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बन गया, फिर उसके बाद तो जहाँ जहाँ वो चीज़ें लगी हैं वहाँ से काटना अभी उनको मना है। लेकिन तो ये है इसमें। अब देखें, अब आप ये देखें कि अगर आपको अपनी नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है तो कहीं ना कहीं उसको किसी रोज़गार से भी जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो टूरिज़्म भी बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ा स्टॉन्च सपोर्टर हूँ टूरिज़्म का, क्योंकि मैं ये जानता था कि विकासशील देश अगर अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं बचा सकते जब तक कि उसको किसी इकोनॉमिक वैल्यू से ना जोड़ दें। करेक्ट, बिल्कुल। और जब इकोनॉमिक वैल्यू जोड़ने की सिर्फ एक ही तरीका समझ में आता था कि वो ये था कि टूरिज़्म, इको टूरिज़्म। अब टूरिज़्म सेंसिबल और इको टूरिज़्म जो है वो बस ज़रा सा वहाँ पे हम लोग वो एक लाइन बैलेंस नहीं बना पाए। उनके टूरिज़्म जो है वो हुआ। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई उत्तराखंड में एक शादी होना आप करें आपसे, और उन्होंने ये थोड़े कहा था कॉर्बेट में आके करो। ये नहीं कहा था कॉर्बेट में आके करो, ठीक। तो उत्तराखंड में तो आपका उधम सिंह नगर पूरा है आपका, मतलब जहाँ जाएं वहाँ करें आप, लेकिन ये खाली कॉर्बेट में ही आके शादियाँ करने की ज़रूरत हो गई। अब ठीक है, अच्छा अगर आपको कॉर्बेट में आके शादी करना थी तो कॉर्बेट में फिर शादी कॉर्बेट के हिसाब से करना चाहिए, जंगल के हिसाब से करो, शांति से करो। तो वो अपना थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों की समझ में ये सब बातें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और देखिए, ये किसी भी देश की क्रेडिबिलिटी जो है वो 2 बातों पे निर्भर करती है कि उन्होंने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व किया और अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कैसे प्रिजर्व किया। दोनों चीज़ों में भारत आज सबसे आगे है। बिल्कुल। और आज हमारी टाइगर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कहाँ हमने उस ज़माने में 1873 टाइगर किए थे, आज 3,500 और आज हम लगभग 4,000 के करीब मैं कहूँगा। अभी सेंसस जो होगा कॉर्बेट में ही सबसे बड़ी डेंसिटी टाइगर की है, सबसे ज़्यादा कॉर्बेट में टाइगर है। यस, 250 तो खैर 264 की तो फिगर है जो कैमरा ट्रैप में आई है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद 300 टाइगर है। और कॉर्बेट के आसपास के जो जंगल हैं, बिल्कुल,
चाहे वो तराई पश्चिमी वाला हो, चाहे वो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन हो, वहाँ पे और टाइगर होंगे। तो मैं समझता हूँ तो ये तो बहुत मतलब द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन एनी एरिया। अच्छा, खाली टाइगर ही नहीं, देखिए अब जो दूसरा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो हुआ वो अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता होके टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म हो गई। हर आदमी को टाइगर देखना है। मैं इस पे आऊँगा, आएंगे। अच्छा हाँ, मैं इस सवाल पे आपके आना चाहूँगा इमरान भाई कि साल दर साल हम कॉर्बेट को बदलते देख रहे हैं। चाहे वो यहाँ पे लोग पार्टी करते हैं, शादी करते हैं, 12 बजे रात तक डीजे चल रहा है, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। ये हम जंगल के किनारे बैठे हुए हैं और गर्मी बेइंतहा है, लेकिन फिर भी सच मानिए जंगल इतना प्यारा लगता है कि गर्मी भी जो ना, पसीने जो है मीठे मीठे लग रहे हैं हमें। तो इस बदलते कॉर्बेट को जो हम देख रहे हैं, इसके नियम कानून तो होंगे ना कि अगर आप शादी करते हैं या आप एक रिजॉर्ट चलाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप म्यूज़िक चला सकते हैं या पार्टी कर सकते हैं, कुछ तो होगा। देखिए, वैसे तो कॉर्बेट में सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए काफ़ी नियम है। एक साइलेंट जोन का है जी, बिल्कुल साइलेंट जोन के 5 किलोमीटर तक कोई आवाज़ ना है। उसका इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार को ही करना है। देखिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में एक छोटी सी कमी कहीं रह गई कि यहाँ पर प्रॉब्लम है बेसिकली रेवेन्यू लैंड और फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट की लैंड तो सब मालूम हो गया, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एक नोटिफिकेशन हो गया, उसकी बाउंड्री हो गई। उसके बाहर जितनी भी लैंड है वो सब रेवेन्यू लैंड है। तो कहीं पर भी ये हम तालमेल बिठाने में असमर्थ रहे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी परमिशन या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा कोई नई बिल्डिंग बनने का या कोई कंस्ट्रक्शन होने का या क्या होना, वो हम अब जैसे कि सराय एक्ट हुआ करता था पहले, होटल का लाइसेंस होता था, या उसमें कहीं पर भी फॉरेस्ट का रोल नहीं रहा। फॉरेस्ट को तो लगा कि हमारे जंगल में कोई नहीं घुसा, हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं घुसा, एरिया को अलग कर दिया गया। लेकिन उस एरिया से बिल्कुल लगता हुआ कोई अगर एरिया है तो उसका इम्पैक्ट तो पहुंचेगा ना वहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर तो जोड़ते आप हम कहेंगे कि पूरा ही फॉरेस्ट बना दो, इंसानों को जगह ना दो। इस जगह के लिए पर्टिकुलर मैं कॉर्बेट के लिए पूछूंगा, जैसे आप रामनगर से जब आते हैं, ढिकली वाला पूरा रेंज आप देखते हैं, या मैं बात करूँ नए नए जोन बन रहे हैं, प्रेशर जंगल पे हर चीज़ का है। बीट टूरिस्ट का भी प्रेशर है जी। प्रेशर जो हम नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं उसका भी है। प्रेशर दिन रात जो उनका कॉरिडोर ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है, यानी गाड़ियाँ चलती हैं, इनको लेकर के आपको नहीं लगता कि सरकार का एक कंसर्न होना चाहिए, एक टाइमिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसे सख्त रूल होने चाहिए कि जंगल उससे बचा रहे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इस पे हम लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से कन्विंस कर सकें गवर्नमेंट को और हायर लेवल्स को, सो दैट इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ की बात करते हैं ना, कि जो बाघ के साथ झगड़ा हुआ है मनुष्य का, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अभी काफ़ी सालों में, पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ गया है। नए नए जोन तो देखिए खोलने की ज़रूरत इस वजह से है कि जिस प्रदेश का 76% एरिया फॉरेस्ट कवर में हो तो लोगों को रोज़गार भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसी से मिलेगा। अग्री। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जब टूरिज्म स्टार्ट हुआ था तो उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको एक्सेप्ट किया और वो करने के बाद हुआ। अब जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे हुए जो फॉरेस्ट एरिया जिनको हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, चाहे वो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन हो, चाहे वो तराई पश्चिमी फॉरेस्ट डिवीजन हो, तो वहाँ पर भी लोग रहते हैं, गाँव वाले हैं, वो भी इस बात को उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए टूरिज्म का, तो वहाँ जोन्स खुले। लेकिन कितने ही जोन्स खुले हैं, लगभग देखें आप, फाटो, हाथी डंगर, सीताबनी, भंडार पानी, कालाढूंगी में पावरगढ़ के पास ये क्या कहते हैं, मूसा बंगर से एक जोन खुला है, इसको हम कॉर्बेट हेरिटेज सफारी कहते हैं। जी। एक जोन चांदनी वाला खुलने वाला था, लोगों ने उसमें कुछ थोड़ा सा वो किया। इन किसी भी जोन में आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई टाइगर के साथ हुआ हो। अब आप ये देखिए कि अगर आप रामनगर को बेस मानिए तो रामनगर से एक रोड हो गई आपकी ढिकुली जो रानीखेत रोड है, एक रोड हो गई आपकी कालाढूंगी की तरफ जा रही है जो हल्द्वानी जा रही है, एक रोड हो गई रामनगर से पाटकोट जो कि कोसी बारात से ऊपर जाती है, एक रोड हो गई रामनगर से काशीपुर, एक रोड हो गई आपकी रामनगर से ढेला। अब ये सारा का सारा फॉरेस्ट है, हमें तो पता है एडमिनिस्ट्रेटिवली कि साहब ये तराई पश्चिमी का एरिया है, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का है, ये जानवर को तो नहीं पता, वो तो रोड क्रॉस करता था, वो तो रोड आराम से रोड क्रॉस किया करता था और कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले 5, 7, 10 सालों में जो वेहिकुलर ट्रैफिक है वो चाहे वो रिजॉर्ट की वजह से बड़ी हो या कुछ और, मतलब जो भी उसका कारण हो, या कनेक्टिविटी की वजह से किसी रोड के, जब आप सोचें जब शादी ब्याह होगी तो बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी शादी ब्याह में, तो और रिजॉर्ट्स ऐसा तो है नहीं, अब ढेला में रिजॉर्ट है तो उसको चल के रामनगर से जाना पड़ेगा, सामलदे तक चलिए, खैर ठीक है, मेरे सामलदे के बाद तो पूरी फॉरेस्ट रोड है ना जी। इधर ढिकुली में आप जाएं, आमडंडा गेट से निकल जाएं तो सारी की सारी फॉरेस्ट रोड है, दोनों तरफ फॉरेस्ट है। धनगढ़ी गेट तक आप चले जाएं, मोहन से चले जाएं, सब फॉरेस्ट रोड है। यहाँ पे आप कालाढूंगी की तरफ जाएं तो सब फॉरेस्ट रोड है। बिल्कुल। काशीपुर के लिए जाएंगे तो पीरू मदारा के बाद से सारा फॉरेस्ट रोड। लेकिन जब उसमें पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था कॉर्बेट में 1986 में,
ड्यूरिंग माई मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंसेस। तो शाम को 5-6 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चला करती थी। अगर आप रामनगर 5 बजे तक पहुंच गए तो गाड़ी मिल जाएगी आपको ढिकुली जाने की, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं, रात भर आपको रहना पड़ेगा। यही हालत इस तरफ की थी, कालाडूंगी की तरफ, सब जगह की थी। अब आप देखें, मैं समझता हूँ पहले 10 मिनट में एक गाड़ी निकलती होगी। मेरे अपने सामने की बात है, पहले मैं ढिकुली में भी रहा हूँ काफ़ी साल। आज 1 मिनट में 100 गाड़ी निकल जाती है। आज 1 गाड़ी में 100 गाड़ी निकल रही हैं। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं वो कोई सेंसिबल ड्राइवर तो है नहीं, उनको तो अपना वो जंगल दिखाई दे रहा है, लोग अपने खड़े। तो बेसिकली मेरा कहना ये था कि अगर कॉर्बेट में शादी ही करनी थी या कॉर्बेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना भी था, पहली बात तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई हथियार नहीं था जिससे कि वो कुछ पे अंकुश लगा सके। सब काम रेवेन्यू लैंड में हो रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास एक इको सेंसिटिव जोन का हथियार ज़रूर था, लेकिन वो इको सेंसिटिव जोन हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे स्टेट के लोगों को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि हम अगर जंगल में आके कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि जंगल पे इम्पैक्ट हो सकता है, टाइगर पे इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम लोगों में नहीं रहा। वो जब हमारे पास नहीं रहा तो वो इस तरह डेवलपमेंट इस तरह का हो गया, जो कि अब मैं जंगल वालों को बिल्कुल नहीं कहता कि उनकी गलती या सरकार को। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहता हूँ इंसान की गलती है। अगर आप जंगल जा रहे हैं, जंगल आ रहे हैं और कोई फंक्शन कर रहे हैं तो जंगल के मुताबिक कीजिए, शोर न मचाएं। ये सोचे कि आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट, जैसे अभी हम बैठे हैं जी, अब हल्का सा कुछ गाड़ी भी अगर दूर कहीं जा रही है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। जी जी, जंगल कितना शांत हो, तो शांति को एंजॉय करना चाहिए। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि सरकार की गलती है, किसी और की गलती है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जो कोसी नदी का रुख बदल रहा है अब धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। इसको आप कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है? मैं तो नहीं था जिंदा, लेकिन आज से 100 साल पहले जो बुजुर्ग हैं वो बताते थे कि जो आज ढिकुली वाली रोड है जी, रामनगर से ढिकुली वाली रोड, वहाँ कोसी बहा करती थी। बिल्कुल। आज सिकुड़ करके इतनी सी हो गई, आज सिकुड़ के थोड़ी हो गई, और वो कोसी जो है बिल्कुल उधर पहाड़ की तरफ चली गई। पहाड़ भी वहाँ से गिर रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। और कोसी का हर साल जब कोसी पूरी फुल होकर आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान करती हुई जाती है, कुछ ना बिल्डिंग्स में, चाहे कितनी हम जो चीज़ आएगी वो। अब जो माइनिंग की एक प्रक्रिया है, देखिए, एक तरफ तो हम जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ माइनिंग भी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कहाँ से आएगा? पत्थर, रेते, सब वहीं से आएगा। तो अब ये सब हो रहा है, लेकिन माइनिंग का भी कोई हम रूल बना नहीं सके, और अगर रूल बनाया तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। माइनिंग कहाँ से करना थी? माइनिंग करना थी बीच नदी से। बीच नदी से तो माइनिंग हो ना पाई। जो लोगों को आसान पड़ा डंपर वगैरह को, वो उन्होंने पास में से जितना कर लिया, तो यकीनन वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, कोसी अपना वो चेंज करेगी, रुख चेंज करेगी। इतने सारे नए जोन्स जो खुल रहे हैं, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया, मैं मानता हूँ कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। बट आपको क्या लगता है कि एक तरफ जंगल बंद कर दिया हमने जून से नवंबर तक, यानी धनकड़ी बिजरानी वाले रूट को, और इधर वाले जोन को हम खोल देते हैं। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, ये मेरा वो नहीं है, सवाल नहीं है, मैं बस अपने उसके लिए जानना चाहता हूँ कि इससे भी जंगल पे प्रेशर बनता है आने वाले, क्योंकि वक्त में जब वो जोन भी खुलेंगे ये भी खुले रहेंगे। देखिए, हम अगर टाइगर को एपेक्स टॉप स्पीशीज मान के चलें तो टाइगर से ज़्यादा अडेप्टेबल कोई और जानवर है नहीं। आई एग्री। हर चीज़ पे अडेप्ट कर लेता है। मैं आपको मिसाल दूँ, एक शर्मीली टाइगरेस हुआ करती थी जिसने बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी थी। लोगों ने बेशर्मी वो मतलब 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से निकल कर आएगी और अपनी किसी को पूंछ लगाई, किसी को कुछ खराब चल के चलेगी, जबकि उसने मछली को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। मछली तो वाकई इंपॉर्टेंट थी। सीता मछली रणथंभौर की फेमस टाइग्रेस थी, सीता बांधवगढ़ की थी। तो एक टाइग्रेस जो 15-16 बच्चे अपनी पूरी लाइफ स्पैन में रियर करके, और 5 लीटर उन्होंने दिए थे शायद। जी जी, 4 या 5 जी। मछली ने 5 दिए थे, इसने 4 दिए थे। एक में 3 बच्चे हुए, फिर 4 बच्चे, फिर 4 बच्चे इस तरह शर्मीली के। उसके पहले बच्चे मर भी गए थे। हाँ, मर भी गए थे। तो अब ये देखिए कि मतलब वो उस टाइगर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टाइगर कंजर्वेशन कितना बड़ा है, जितने इतने टाइगर करे, और वो उसी हालात में रही वहाँ पे। मतलब शर्मीली बिजरानी में रही। बिजरानी के ज़माने में बड़ा टॉप जोन हुआ करता था, देखा ज़्यादा साइटिंग हुआ करती थी, सब गाड़ियाँ वहीं की जाती थी। लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी डिसाइडेड थी। वहाँ पे 30 गाड़ियाँ जाती थी, 30 गाड़ियाँ ही जाती थी वहाँ पे, सुबह 30 गाड़ियाँ शाम। और शर्मीली भी अपने बच्चों के साथ आराम से करती है। तो बहुत ही हाईली अडेप्टेबल एनिमल है टाइगर। तो एनिमल जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं। मॉनसून में जो पार्क बंद होने का रीज़न था, ये मैं नहीं मानता कि ये कोई ब्रीडिंग सीज़न है। टाइगर का कोई फिक्स ब्रीडिंग सीज़न नहीं है। टाइगर पूरे साल ब्रीड करता है, जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ उसके हैबिटेट के फैक्टर्स उसके फेवर में होंगे, वो ब्रीड करेगा। बिल्कुल। और
ये लोगों ने कहा कि साहब, वो जंगलात वालों ने खासकर कहा कि नहीं साहब, मानसून का टाइम ऐसा है इस वजह से कि जो ये पहाड़ी जोन्स हैं जहाँ पे ये पानी, तो यहाँ पे सड़कें बह जाती हैं, रोड नहीं जा पाती, इसलिए निकाला बंद हो जाता है जी। लेकिन आप ये जंगल तो बंद कर देते हैं, आप पहाड़ जाने का रास्ता बंद नहीं करते। बिल्कुल। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद नहीं, फ़ौरन खुल जाता है, वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये कुछ दिनों के लिए जानवरों को थोड़ा सा आराम मिल गया, कुछ थोड़ा मिल गया, ये मान लिया, लेकिन ये रीज़न देना कि साहब वो इस वजह से कि वहाँ ब्रीडिंग सीजन का टाइम है, ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। आपकी सड़कें ख़राब हो जाती हैं। ख़राब हो जाती हैं, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर उसके बाद स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिला एक विभाग को फॉर जंगलात से। उनका रेस्ट टाइम होता है यार, कुछ दिन आराम भी कर लें, कब तक इनके पीछे कहाँ उनको इतनी जल्दी फंड मिलते हैं, तो वो मैं समझता हूँ ठीक है। लेकिन अब जो ये जोन इधर के आपने कहा, जो आपका सवाल था कि आपने जो साधन पेरीफेरी जोन खोले हैं, तो जो ये ढेला और झिरना खोला करता था, बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बड़ा सेंटर है, कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर जी। वहाँ पे वो उनके लिए वो रोड मेंटेन करते हैं, वो जाते थे तो चले आते थे। हमको टूरिज्म को बिल्कुल बंद नहीं करना है, क्योंकि टूरिस्ट आँख भी होते हैं जंगल के। जंगल की आँख भी होती है। वो ज़मान मानसून टाइम जो है सबसे ज़्यादा पोचिंग के वनरेबल टाइम है, पोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाड़ियाँ जाती हैं कि एटलीस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, उधर की तरफ गाड़ियाँ वो अपने आप में पेट्रोलिंग करती हैं, जाती हैं। इसी तरीके से फांटो जोन में भी है और हाथीदंगल जोन भी है, खुला है, और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है। देखिए, अगर हम आइसोलेशन में कंजर्वेशन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया, ऐसे विकासशील देश कभी नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लोकल लोगों को ना मिलेगा, सरकार को नहीं मिलेगा, तब तो दोनों लोग इंटरेस्ट लेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि टाइगर का इस धरती पे हमारे साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, अगर हमको जंगलों को सही तरीके से बैलेंस करना है। लास्ट सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो वो जो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आज की तारीख में सिर्फ जंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, वो तो है। तो उस ऑक्सीजन की सप्लाई को, उस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, उस वाटर साइकिल को कंटिन्यूएशन में लेने के लिए हमको जंगल के अंदर टाइगर की ज़रूरत है एज अ टॉप प्रेडेटर। टाइगर क्या करेगा, बेसिकली ही वुड बी एबल टू किल ओनली द वीकेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। शिकारी भी काम कर सकता है डियर को मारने का, लेकिन शिकारी अपनी बंदूक से किसी को ही मार सकता है, लेकिन टाइगर जो मारेगा दैट इज़ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन विच वर्क्स वेरी वेल इन द फॉरेस्ट। क्या बात है सर। इमरान भाई, इतना ज़्यादा आप जंगल से प्यार कर, मैं तो काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, आपका जंगल से जुड़ना महज एक इत्तेफाक था, आपकी सोच थी, या कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया? मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने मुझसे पूछी, बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं है। आई बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड रामपुर, सुआर के पास जी। तो मेरे दादा बड़े शिकारी थे, वालिद भी शिकारी थे। शिकार क्या कहते हैं, नील गाय अलाउड था उस ज़माने में। मैं एज ए स्मॉल लिटिल बॉय बेसी 5-6 साल का उनके साथ आ जाया करता था। लेकिन जब मैं आया तो कुछ कनेक्शन मेरा इस्टेब्लिश हुआ। उस ज़माने में सीताबनी भी हंटिंग ब्लॉक हुआ करता था, कालागढ़ भी हंटिंग ब्लॉक हुआ करता था, लोग आते थे। और वहाँ से आना, एक बिली, उस ज़माने में बिली की जीप हर किसी घर में हुआ करती थी, बैठे आ गए आराम से। और हम आ गए तो सीताबनी में आते थे हम, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बना हुआ था, उसमें रुक जाते थे, कोई रुकने वाला भी था, कुछ टूरिस्ट भी नहीं हुआ करते थे, खिचड़ी बनाई करा। कुछ कनेक्शन मेरा वहाँ से इस्टेब्लिश हुआ और मैंने कुछ चिड़ियों की आवाज़ें जानना करी, कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू करा। तो फिर मेरे फादर और ग्रैंडफादर को एहसास हुआ, अच्छा मैं अपने भगवान से, अल्लाह से दुआ करता था कि इनका निशाना चूक जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो है। वो और निशाना चूक जाता था वो। तो आप शुक्रान भेजते होंगे। भेजते थे। तो फिर वो मैं बड़ा हुआ, मेरे फादर अलीगढ़ में चले गए, वहाँ पे उन्होंने सर्विस की यूनिवर्सिटी में। मेरे फादर ने बड़ा रिसोर्सफुली उसको मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। पहली यूनिवर्सिटी थी इंडिया में जिन्होंने 2 years फुल फ्लेज मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंसेस इस्टेब्लिश किया। और वहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स, और उसी दौरान मैं कॉर्बेट में फर्स्ट टाइम आया था। तो ये मेरा पहला लव भी था कॉर्बेट। 86 में पहली बार आया था। और उसके बाद फिर मैं 88 में चला गया भारतीय वन्यजीव संस्थान, WI से कहते हैं। वहाँ से मैंने कई जगह ग्रासलैंड में प्रोजेक्ट में किया, वाइल्ड लाइफ डेटाबेस पे मैंने प्रोजेक्ट किया। फिर मैंने मणिपुर ब्रो एंटलेट डियर जो संगाई जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, वहाँ पे काम किया। आसाम में उसके लिए एक जगह ढूंढी ताकि वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि केबुल लामजाओ था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हैबिटेट थी। पबिटारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गया, वहाँ पे जाके राइनो से मुलाकात हुई। क्या बात है। और फिर राइनो के मारने वालों से भी मुलाकात हुई, बड़ी स्टोरी है। तो उसके बाद फिर वो मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर मैंने वाल्मीकि थापर के साथ काम किया। क्या बात है सर। उनका पैशन देख के, कमाल, उनके साथ काम करके जो मैंने देखा, जो उनका जो पैशन था वो तो नेक्स्ट लेवल। फिर मैं फतेह सिंह राठौर के साथ भी रहा। क्या बात है। और रणथंबोर फाउंडेशन में मैंने काम किया। फिर मैं काम किया। हाँ, मैंने जब मैं वहाँ पर था तो मैं कहता था कि देखिए, उस ज़माने में अपना
अपना एमफिल और पीएचडी का प्रोजेक्ट कर रहा था टाइगर कंजर्वेशन पे, पार्क पीपल इंटरफेस। तो मैं वाल्मीकि थापर से अक्सर शाम को मेरी बहस हुआ करती थी, एंड यू नो ही यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव पर्सन व्हाइल टॉकिंग, राइट। अब देखा नाम बात करते वक्त लगता था बात ही उनको वो मिला था द मोस्ट एग्रेसिव यंग मैन ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड अबाउट एक महीने पहले, एपिसोड किया था। मेरी उनसे बहस हुआ करती थी, तो वो मुझसे कहते थे कि व्हाई आर यू सपोर्टिंग टूरिज्म। आई सेड इट इज़ ओनली द टूरिज्म, ये पर्यटन ही है जो कि टाइगर बचाएगा। बाकी अगर आप चाहेंगे पुलिसिंग या सोल्जरिंग या कुछ, अगर जब तक आप लोकल लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, तो वो मुझसे लड़ा करते थे। मुझसे कहते थे कि यू हैव नॉट बीन ट्रेन्ड बाय WII टू बिकम अ टूरिस्ट गाइड। तो मैं उस ज़माने में कॉबिट किताब मैंने पहली बार पढ़ी थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉबिट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉरेस्ट में लोगों को गाइड ना बना के नेचुरलिस्ट बनाया। उनका ये मिशन था। उनकी किताबें पढ़ के लोग नेचुरलिस्ट बनते हैं जी। और ये कॉबिट का कंट्रीब्यूशन जो है वो लोगों ने छोड़ दिया कि उन्होंने नेचुरलिस्ट बनाया। तो मैं अपने आप जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया आके, तो मैं चीफ नेचुरलिस्ट बना के एक रिजॉर्ट में आके, उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि एक टाइगर टॉप्स हुआ करता था यहाँ पे, जो खटाव साहब का था, जो कि कॉबिट फाउंडेशन चलाते हैं। एक कॉबिट हाइडवे हुआ करता था। तो वहाँ पे 2 पोस्ट हुआ करती थी नेचुरलिस्ट की, और उनके अंडर में एक यंग टीम ऑफ नेचुरलिस्ट हुआ करती थी जिनको ट्रेन किया था, जो पूरे ग्रुप को लेकर जाते थे। तो हम अब देखिए यहाँ पे कॉबिट के जो बड़े बड़े नेचुरलिस्ट हैं आज की तारीख में, वो सब वो हैं जो कि कॉबिट में हमारे साथ वहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने। क्या बात है। जिनको हमने नेचर इंटरप्रिटेशन सिखाया था। टूरिज़्म में बड़ा मेरा योगदान रहा। उस ज़माने में राजीव भत्री साहब यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थे, और उन्होंने बहुत काम किया। फर्स्ट बैच इको टूरिज्म लेके भत्री साहब भी बहुत लंबा काम, बहुत ज़बरदस्त काम किया था। वो उनको पता था। अब जो बाकी के उसके बाद के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो भी टूरिज्म में इंटरेस्टेड हैं, ऐसी हैं, लेकिन थोड़ा उन्होंने किया था। अब उन्होंने इको विलेज भी बनाया था, छोटी हल्द्वानी में। छोटी हल्द्वानी में वो छोटी हल्द्वानी तो खैर कॉबिट साहब का एक बड़ा सपना था कि मतलब उस ज़माने में 1920s में कोई आदमी एक मॉडल विलेज बनाने की बात करता। वो मॉडल विलेज उस ज़माने में तो मतलब जो सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी होती है, उन्होंने कैसे ला के पानी धोने वाला भिश्ती भी आया, नाई भी आया, गोश्त काटने वाला कसाई भी आया, ला के रखा, बाल काटने वाला सब कुछ आया, पूरा कॉलोनी बना दी सबके। सेल्फ सस्टेनिंग, किसी को गाँव से बाहर न जाना पड़े। और उन्होंने वो जो पत्थर की दीवार बनाई, और अपनी एक गन जो है वो किमिको देवी को दिया। उसके बाद वो उनको जो है क्या कहते हैं वो मजल लोडर जो गन थी एक बड़ी फेमस हुई। तो वो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा लोगों का। और एक कॉबिट साहब पे मैं किसी दिन आपसे बैठ के तसल्ली से बात की जाएगी। जी। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ इमरान भाई, पिछले तकरीबन 15-20 साल से एक मसला है सुंदर खाल, जो कि प्राइम कॉरिडोर है टाइगर का, इनफैक्ट हाथियों का भी है, पूरे वाइल्ड लाइफ का। इनफैक्ट हर साल बात उठती है कि इनको विस्थापित किया जाएगा। वहाँ पे हादसे भी साल दर साल होते रहते हैं। एक मैनीटर आता है, जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, और ये जब तक वो नहीं हटेगा, मैं हटाने और ना हटाने की फैसला सरकार पे छोड़ता हूँ, बट मेरा मानना है कि जब इंसान वहाँ रहेंगे और दखल टाइगर का भी होगा, दखल इंसान का भी होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और किसी एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। टाइगर 4-6 लोग को अगर मारता है, उसके सूटेड साइड के ऑर्डर आ जाते हैं, या उसको पकड़ के जू में उम्र कैद की सजा दी। इस मसले का क्या हल होना चाहिए आपके हिसाब से? कॉबिट साहब ने एक टाइगर मारा था, इसका नाम था टेम्पल टाइगर। देवीदुरा एक जगह है पिथौरागढ़ के आगे, वहाँ पर उसके टेम्पल ने उनको चैलेंज किया था कि साहब एक टाइगर है जो कि 1-2 उसने गाय भैंसी मारी थी, कि इसको अगर आप मार के दिखाएं तो हम जाने आपको। कॉबिट साहब ने उस टाइगर के चक्कर में एक तो भालू मार दिया था, एक और इनोसेंट टाइगर मारा था। वो टाइगर नहीं मरा, और जब कॉबिट साहब वहाँ से चल के आ गए थक हार के कि वो टाइगर नहीं मर रहा है, तो उसने लोगों को मारना ही बंद कर दिया। उसने गाय भैंसों को मारना बंद कर दिया। सुंदर खाल की जब तक हम चर्चा कर रहे थे, सुंदर खाल बड़ा उस पर था कि साहब वहाँ पे वो है कॉरिडोर। अभी पिछले 10 साल से सुंदर खाल ठंडे बस्ते में है। सुंदर खाल में पिछले 10 साल में कोई अभी केस भी नहीं हुआ है। जो सुंदर खाल वाली रोड पे केस हुआ है वो बेसिकली वो ब्रिज बन रहा था, तो ब्रिज का कोई लोहा चुराने गया तो उसको टाइगर ने मार दिया। कुछ लोग बाइक से आए धनगढ़ी गेट, कुछ लोग बाइक से आए, वो थोड़ा पार्टी करने लगे, दारू वारू पीने लगे, वहाँ पे वो टाइगर, तो वो ऐसे हो गया। सुंदर खाल के अंदर किसी को नहीं मारा, तो जो मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ से शिफ्ट हो गया। सुंदर खाल तो देखिए बेसिकली जब वो बसा था, उसके पीछे बसाने के पीछे तो एक पॉलिटिकल रीज़न था, करेक्ट, वोट। अब उसको जब उठाया, जैसे कि हमने लाल ढांग उठाया था यहाँ से, इसके ढेला में लाल ढांग उठाया था, जब मतलब वो जोन ही बनना था, और वैसे भी वो टाइगर रिजर्व का एरिया था, उनको बाकायदा एक गांव में इस्टेब्लिश किया गया और जाके हो गया। सुंदर खाल के वालों के साथ ये है कि वो ऑक्यूपाइड विलेज है, इसलिए उनको देने के लिए लैंड नहीं है।
कितने ही एनजीओज ने सुंदर खाल को 10-10 लाख रुपए पर फैमिली देने का वायदा किया है, लेकिन सुंदर खाल वालों को लैंड नहीं दिया। लैंड नहीं देने की वजह से वो सुंदर खाल की समस्या हल हो सकती थी पहले भी, अब तो खैर वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एनिमल्स एज आई सेड बहुत ही हाईली अडेप्टेबल हैं और उन्होंने अडेप्ट कर लिया। सुंदर खाल की तरफ नहीं जाते हैं, वो साइड से क्रॉस कर जाते हैं, हो जाती कभी है। हो जाती है। लेकिन सुंदर खाल जो पूरा गांव बसा है, फंस कीजिए कि अगर 2 किलोमीटर की रेंज में बसा है या 1.5 किलोमीटर की रेंज में बसा है, तो मेरा सिर्फ आइडिया ये था कि आप 200 फीट के 2 या 3 कॉरिडोर छोड़ दीजिए, वहाँ से लोग को हटा के जगह दे दीजिए, वो चले जाएंगे वहाँ से निकल के। अगर उनको उधर जाना, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में जाना है, कोसी की तरफ जाना है, वो सुझाव नहीं हो पाया कहीं पर भी, क्योंकि हर या तो लोगों ने कहा कि इसको उठाओ और शिफ्ट करो। उठाओ और शिफ्ट करने का मतलब है कि उनको चाहिए लैंड के बदले लैंड, वो लैंड देने के लिए है नहीं। तो वो मसला जहाँ था वहीं का वहीं आज भी है। मैं जो कहता था वो ये कहता था कि पूरे सुंदर खाल को फंस कीजिएगा 1.5 किलोमीटर की लेंथ में है, तो इस 1.5 किलोमीटर की लेंथ में 200 फीट के या 200 मीटर के कॉरिडोर छोड़ दीजिए, पैसे छोड़ दीजिए पूरा रास्ता, और उन 200 जो कॉरिडोर बना रहे हैं आप, उसको आप फेंस कर दीजिए अच्छी तरीके से। बिल्कुल, जानवर अपने आप निकल जाएगा, इसको कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन वो नहीं कर रहा, या तो उठाओ तो उसी चक्कर में रह गया, वो उठ नहीं पाया, क्योंकि वो पॉलिटिकल वो बन गया, वोट बैंक हो गया अब तो बहुत बड़ा। वो टाइगर 265 से ऊपर हैं कॉर्बेट के, खुशी की बात है। चैलेंज क्या होगा इनको और आगे ले जाने के लिए? क्या चैलेंजेस होंगे हमें जो फेस करना पड़ेगा? तो बहुत आपने ये बहुत ही वैलिड सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ आपके सारे सवाल बड़े वैलिड हैं। मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, हमको जो लगते हुए कॉरिडोर्स हैं उनको खोलना पड़ेगा। ओके, उनको खोलना पड़ेगा, उनमें जो एक्टिविटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगी, ठीक है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन बिल्डिंग अ रिजॉर्ट कि आप वो पाटकोट में बनाएं या भलोन में बनाएं या आप कहीं और जंगल में जाके बनाएं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर हम ट्रैफिक को कुछ कंट्रोल कर सकें, उसका कोई टाइम फिक्स कर दें, भाई शाम को 6 बजे तक जा सकते हैं, उसके बाद ना जाएं। कोई भी चेक इन हो रहा है, अगर गेस्ट को हम ये रिक्वेस्ट कर दें कि भाई आप शाम को 6 बजे से पहले चेक इन हो जाइए, क्योंकि जंगल का रास्ता है। अननेसेसरी जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको रोका जाए, जो गांव की गाड़ियाँ उसको तो रोक ही सकते हैं, वो एक टाइम फिक्स हो जाती हैं। तो किस तरीके से वेहिकुलर मूवमेंट और डिस्टर्बेंस फैक्टर जो है अगर आपको कम कर सकें और कॉरिडोर को खोल दें। कॉरिडोर, ज़्यादातर कॉरिडोर आप ज़माने में एक सबसे वाइब्रेंट कॉरिडोर हुआ करता है, इसको ताल कहते हैं जी, तराई आक लैंडस्केप, जो कि जगाधरी से शुरू होके और नेपाल तक जाता है। क्या बात है, ठीक। वो उस कॉरिडोर में कॉर्बेट आता है। कॉर्बेट पूरा सोर्स पॉपुलेशन है टाइगर की। नेपाल में जंगली हाथी नहीं मिलते थे, नेपाल में जितने भी हाथी गए सब कॉर्बेट राजा जी से गए हुए, जो वहाँ पे वहीं पे रह गए, वापस नहीं आ पाए। शायद उनको वहाँ ज़्यादा सुकून मिल गया। पीलीभीत में हाथी अभी दिखना शुरू हुए, 2-3 साल अभी तक नहीं मिलते, जबकि पीलीभीत इज अ पार्ट ऑफ दैट सेम कॉरिडोर। यस, ताल का हिस्सा है। मतलब आप सोचें, वहाँ से राजा जी से आइए, फिर लैंसडाउन डिवीजन में आइए, फिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आइए, फिर रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में जाइए, फिर उधर लाल कुआं क्रॉस करने के बाद फिर आप बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन में क्या पीलीभीत चले जाइए, और फिर आप नेपाल पहुँच जाएंगे, कनाली बाडिया और वो शुक्ला फाटा। ठीक, ये कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर में कहीं पर रुकावटें बहुत हो गई, तो वो कॉरिडोर श्रिंक कर गया। तो वो अब जब तक हम, अब देखिए कॉर्बेट में और तराई पश्चिमी में जो कॉरिडोर है उसको खोलना पड़ेगा। कॉर्बेट में जो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के बीच में जो कॉरिडोर है उसको खोलना पड़ेगा। अब आप देखें डिकुली एक अच्छा, पहले लोग एक खेत थे वहाँ पर, राइट जी, खेतों में से जानवर निकल जाया करते थे। अब कंक्रीट का वो बन गया, और किसी ने कोई जगह नहीं छोड़ी, सबने बाउंड्री वॉल बना रखी है, सब कर रखा है। तो जो अगर टूरिज्म भी स्टार्ट करना था, तो टूरिज्म भी अगर प्लान करके इको लॉजेस बनाते, जिसका कोई वॉल नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। अब आज अफ्रीका में जाके देखिए, वहाँ पे जब जाएंगे आप बुश में, वो शाम को 8 बजे जाएंगे, आपको रूम में नॉक करेंगे, सर दिस इज द टाइम फॉर यू टू हैव योर डिनर एंड ड्रिंक। तो वो 2 आदमी गन से लेके वो आपको लेके आएंगे, कुछ आप जंगल के अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे भी हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या ना कि किसी भी चीज़ का यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा हम करते हैं एज ए ह्यूमन इंडिया में। जैसे बहुत सारे लोग, जो आपने बात कही कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि 10 बजे के बाद या 8 बजे के बाद गाड़ियाँ मूव ना करें, एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है। आप जब जंगल से सफारी करके आते हैं, आप थके होते हैं, जी। अपना डिनर कीजिए, अगर आपको ड्रिंक लेना है कीजिए और आराम फरमाएं। लोग निकलते हैं गाड़ी लेकर के दोबारा उस रोड नाइट सफारी के लिए। नाइट सफारी, अच्छा, वो नाइट सफारी बेची जाती थी पहले, खैर अब तो काफ़ी अंकुश लग गया उसके ऊपर, काफ़ी सेंसिबल लोगों ने जाके उसको मना करा। भाई नाइट सफारी क्या है, आप तो फॉरेस्ट, जब पार्क के गेट बंद हो गए तो आप रोड पे हैं।
रोड अब पे क्योंकि सेटिंग हो सकती है। रोड पीडब्ल्यूडी की है और वो फॉरेस्ट के थ्रू जा रही है, वहां पे मैं चाहता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई हस्तक्षेप होना चाहिए था बिल्कुल। कि अगर पीडब्ल्यूडी ने रोड भी बनाई है तो पीडब्ल्यूडी के लिए नियम होते कि ये रोड आप इतनी शाम को बजे 6 के बजे बाद बंद कर बंद देंगे, कर देंगे। 8 बजे बंद कर देंगे। तो वही इंसान, हम सब कुछ समझते हैं, जो बात हम आप कर रहे हैं, जो लोग नियम तोड़ते हैं वो जानते हैं, जी। लेकिन फिर भी एक लालच, एक खुराफात जी। कि चलो सड़क पे 4 राउंड मारेंगे, कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा। टाइगर ना सही, लेपर्ड नहीं तो जैकॉल नहीं तो स्पॉटेड डियर तो दिख ही जाएगा। एक ड्राइव थ्रू द फॉरेस्ट ही हो जाए। यस, थोड़ा मस्ती Drive करते, उसमें भी सुकून से वो नहीं घूमते, वो मैं- हल्की म्यूजिक भी लगा लेंगे। अब जैसे अब शादी की बात की आपने ना, जी। कॉर्बेट में आके अगर शादी होती तो कोई ऐसी होती जो कि साइलेंट वाली शादी होती। बिल्कुल। अब देखिए आज की तारीख में लॉकडाउन, इसके बाद कोविड-19 के बाद तो लोगों ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया अपने खर्चा वर्चा करने पे, तो क्यों नहीं सिंप्लिसिटी के साथ करें। देखिए आज की तारीख में जीत उसी की है जो सिंपल लाइफ जीता है। बिल्कुल। द थ्योरी ऑफ सिंप्लिसिटी जो है वो आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमें सबको अपने आप को अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने ख्वाहिशों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अगर रहना है, नेचर के साथ अगर रहना है। ख्वाहिशों को थोड़ा प्यूरिफाई करना Purify करना है, पड़ेगा, बस। ज़्यादा हाईफाई करने का कोई मतलब नहीं है। क्या बात है इमरान भाई, जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, मतलब मैं इतने साल बाद आया, अभी मैं देख रहा हूँ इमरान भाई वैसे ही फिट हैं। हम लोग पता नहीं इतने साल तक फिट रहेंगे या नहीं। और जिस इन्वायरमेंट में हम बैठे हैं, पसीने बड़े अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमिडिटी बहुत है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शहर में तो ये मिलता ही नहीं ना, वो एसी चल रहे होते हैं गाड़ी में, ऑफिस में, घर में, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। स्वेट करना भी हमारे लिए बॉडी के टॉक्सिन निकल रहे हैं इससे। एग्जैक्टली। और दिमाग को मुझे सुकून पड़ रहा है, जो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। इमरान भाई, बहुत अच्छी बात चल रही। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप एज ए वाइल्ड लाइफ क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग कॉर्बेट आते हैं घूमने के लिए या घूमने आना चाहते हैं, इन मसले पे आप अपना क्या एक व्यू देना चाहेंगे? देखिए डेफिनेटली कॉर्बेट में टाइगर्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं, कई तरह के डियर भी हैं, बहुत सारी बर्ड लाइफ है। मतलब कॉर्बेट में एक ज़माने में जब कॉर्बेट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन खुला था, मैं बर्ड्स की क्या आई कैन रिकॉल 80s में जी, बड़े बड़े ग्रुप्स आया करते थे बर्ड वॉचिंग। यस। कॉर्बेट में कुछ लाइफर्स मिलते हैं। लाइफर उन चिड़ियों को कहते हैं जो कि आदमी अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखता है, जो किसी और जगह नहीं मिलते हैं, या एक जगह लाइफर कहते हैं उसको जी। और बर्ड वॉचर्स जो अच्छे होते थे उनके लिए एक बड़ा थोड़ा सा निगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, ट्विचर कहते थे। तो एक ज़माने में कॉर्बेट में आया करते थे। अब देखिए पूरे विश्व में 1700 से 1800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट शामिल हैं, 650 स्पीशीज चिड़िया की पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। यहाँ है 1750 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट में 650 स्पीशीज और कहीं नहीं है। वुडपेकर की इतनी वैरायटीज़ और कहीं नहीं है। वुडपेकर्स जो है कठफुड़वा भी कहते हैं। आउल्स की इतनी वैरायटीज़ कहीं और नहीं है। रैप्टर्स की जो बर्ड ऑफ प्रे हैं इतनी वैरायटीज़ कहीं और नहीं है। मैंने बताया कि जो पहले कॉन्सेप्ट था कि ना एक जंगल, एक रिजॉर्ट हुआ करता था, उसके अंदर एक नेचुरलिस्ट हुआ करता था और नेचुरलिस्ट शाम को बैठ के लोगों से इंटरेक्ट करता था या एक स्लाइड शो दिया करता था डिफरेंट एस्पेक्ट पे बायोडाइवर्सिटी के कि यहाँ ये चीज़ें भी हैं। और उसके बाद फिर टाइगर का रोल डिस्कस करता था कि देखिए टाइगर इन सबको बचाने में टाइगर इज आल्सो पार्ट ऑफ द जंगल। तो लोग जो हैं वो एज टाइगर सेवियर एज एजुकेटेड टूरिस्ट बन के जाया करते थे वापस। कि उनके अंदर एक होती थी कि यार नहीं। फिर वो जब जो नेचुरल्स हुआ करता था वो थोड़ा उनको ज़मीन से जोड़ता था कि जो लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी है, जो थ्योरी ऑफ सिंप्लिसिटी है वो क्या है, गार्बेज को कैसे अपने घर में करें, बिजली को कैसे आप इस्तेमाल करें कि जो आपकी बिजली जो आपने बंद कर दी दैट इज़ द बिजली विच इज़ सेव्ड, उनको एजुकेट करके आप भेजते थे। अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो नेचुरलिस्ट वाला रोल ही खत्म हो गया। लोगों को लगा फॉरेस्ट मतलब जितने भी यहाँ रिजॉर्ट्स हैं कि यार नेचुरलिस्ट तो एक बर्डन है ये। अब जहाँ नेचुरलिस्ट रहेगा यकीनन वो तेज़ म्यूजिक को भी मना करेगा। वो कहेगा नहीं सर, वो तो अपनी नहीं तो अपनी वो ज़मीर से कंप्रोमाइज़ करेगा। टाइगर की बात ना करके चिड़ियों की बात कर रहा होगा। नहीं, अगर फर्स्ट कीजिए किसी रिजॉर्ट में अगर कहीं खुले में म्यूजिक हो रहा है तो अगर वहाँ पे कोई अच्छा नेचुरलिस्ट होगा, आई एम श्योर आप होने नहीं देंगे। मैं तो सफ़र कर चुका हूँ सब चीज़ों का। मैं जो सफ़र कर चुका हूँ, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। मैं हालांकि मुझे क्लैरिजेस ने वो अपॉर्चुनिटी दी थी जी। रणथंबोर में था मैं, जब वहाँ पे था तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे और मैं आया यहाँ पर आके मैंने डिकाला कैंटर डिज़ाइन किया, जिप्सियों का सीटिंग अरेंजमेंट डिज़ाइन किया। लॉन्ग एलिफेंट सफारी हुआ करती थी एक ज़माने में। लोग हाथी पे बैठ के जंगल में जाते थे, चाहे टाइगर ना दिखे लेकिन एक जंगल में हाथी का बैठ के जाते थे पूरा डिकाला से वो राइड। एक फुल डे सफारी हुआ करती थी बिजरानी झिन्ना ढेला में। लोग सुबह जाते थे, शाम को आते थे वापस लौट के। डिकाला का नाइट स्टे डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि डिकाला नाइट स्टे पर हमेशा एक तलवार लटकी हुई है। कभी भी वो बंद कभी बन सकता है। लेकिन जो स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके पास ये पावर है कि वो
अपनी स्टेट के भलाई के लिए कुछ भी काम कर सकता है, तो वो है। तो एक तो ये है कि खाली टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। टाइगर सेंट्रिक, टाइगर को देखने के लिए आप कॉर्बेट में आ रहे हैं और आप सफारी कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप दिल्ली जू में चले जाइए, वहाँ खड़े मिल जाएंगे आपको। आप जंगल घूमिए। जंगल घूमिए। आप दिल्ली में जाएंगे जू में टाइगर देखने के लिए, यू हैव 100% टाइगर साइटिंग। यस। व्हेन यू कम टू अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अ टाइगर रिजर्व, यू हैव मोर देन 100% टाइगर साइटिंग। बिल्कुल। उस बात को बताने वाला कोई टूरिस्ट को होना चाहिए, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आपका गाइड हो, चाहे नेचुरलिस्ट हो, चाहे आप जिस रिजॉर्ट में आप ठहरे वो बताए कि भाई देखिए टाइगर, लाइव टाइगर साइटिंग तो एक तरीका है टाइगर को देखने के। आप जा रहे हैं, टाइगर रोड पे चल रहा है या बैठा है या पानी वाटर होल में बैठा है, कहीं ग्रासलैंड में बैठा है, लेकिन जब टाइगर अपने पग मार्क्स छोड़ के जा रहा है, टाइगर अपने स्क्रैच मार्क्स छोड़ के जा रहा है, टाइगर अपनी पूंछ छोड़ के जा रहा है, टाइगर अपनी बैठ का निशान छोड़ के जा रहा है, टाइगर के निकलने पे बंदर बोल रहे हैं, अलार्म कॉल दे रहे हैं, चिड़ियाँ अलार्म कॉल दे रही हैं, डियर अलार्म कॉल दे रही हैं, टाइगर का मारा हुआ कोई किल है, टाइगर खुद मरा हुआ है। देर आर 9 ways ऑफ सीइंग अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। आप एक भी सफारी पे जाइए, 200-300% टाइगर साइटिंग होती है आपकी, बताने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। अब आप देखें कि टाइगर साल के, अब काजीरंगा, मानस, पीलीभीत, दूधवा, कान्हा, बांधवगढ़, कॉर्बेट, राजा जी, ये सब साल के जंगल हैं। लगभग 70% के ऊपर टाइगर जो है पॉपुलेशन, वो सर्वाइव्स इन द साल फॉरेस्ट। बिल्कुल। अब साल का क्या रोल है, साल कैसे उगता है, साल का दीमक का पानी का रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है। अब कहते हैं ना 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। ये 100 साल सड़ा, ये सब ये कहानी बताने की है। मैं नहीं समझता कि मैं इतने साल जंगल में रह के मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं किसी टाइगर को शर्तिया बता सकूँ, मैं दिखा दूंगा, आइए मेरे साथ, मैं टाइगर दिखाऊंगा आपको। कोई नहीं है ऐसा नेचुरलिस्ट पूरी दुनिया में। बहुत अच्छी बात की आपने। टाइगर को दिखाने के 100 और तरीके हैं। लेट द टाइगर बी द बोनस टू द होल विजिट। Yes. लेकिन जो विजिट है बेसिकली व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग द जंगल, जब आप अपने आप को रिलेट कर सकें कि जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है वो कैसे आ रही है, जो आपकी गाड़ी का धुआं है वो कौन लेके जा रहा है अपने पूरे अंदर, इकोलॉजिकल सिस्टम को आप समझा सकें। तो वो जब चीज़ हो रही है तो वो एक टूरिस्ट जो है वो जाता था। मैं जब भी स्लाइड शो दिया करता था, और स्लाइड शो देने के बाद मैं लोगों से कहा करता था कि वुड यू लाइक टू डू समथिंग। मैंने एक पिक्चर ऐसी डाली थी जो टाइगर वापस लुक बैक करके देख रहा है, वो असलम भाई की फोटो है। हाँ, बिल्कुल जी। मेन रोड पे टाइगर, वो जो ठंडी सड़क है, इंडियन एक्सप्रेस में वो पिक्चर छपी थी, ठंडी सड़क पे वो टाइगर जो है वो ऐसे करके देख रहा है, फॉगी है पूरा। बहुत प्यारी पिक्चर। तो मैं कहता था, वो लास्ट में डालता था कि नाउ टाइगर इज आस्किंग यू कि अब आप उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। तो वो कहते थे हम क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कर सकता, आप एक पोस्ट कार्ड लीजिए, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप एक सिंपल से मैसेज दीजिए कि हम गए थे टाइगर देखने के लिए, चाहे टाइगर दिखा चाहे नहीं दिखा, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टाइगर के बारे में कुछ सोचिए। कुछ सोचिए, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको ऑक्सीजन मिल रही है, हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, हमको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, जंगल का अपना मज़ा है। देखा, जो लोग जंगल में नेचर के साथ टाइम गुजारते हैं उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। ये दिख रहा है, आप जैसे जवान तो वैसे ही दिख रहे हैं आप। तो खैर वो ये तो आपका बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि जवान हो, वैसे आर्थराइटिस का शिकार हो गया हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम सब तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आगे भी हम आते रहेंगे, और इस वादे के साथ कि आगे भी आप हमारे साथ बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जी, कॉर्बेट आने का बेस्ट टाइम क्या है, और कॉर्बेट अगर कोई आए तो किस तरह की तैयारी करके आए, मतलब एज ए क्या बोला जाए, नया कोई कॉर्बेट आ रहा है तो टिप्स क्या होंगे आपके? देखिए, कॉर्बेट में जो सीज़न शुरू होता है बेसिकली अक्टूबर से, कुछ एरियाज़ पार्क के और खुल जाते हैं। मैं कहता हूँ लोगों से कि मानसून इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। आप जंगल की अगर निहारना चाहते हैं, खूबसूरती जंगल की एज पे रहिए, आप अक्टूबर नवंबर में आइए। उस ज़माने में आपके पास काफ़ी चिड़िया भी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी आ जाती हैं। हाथी उस ज़माने में कम दिखाई देते हैं, हाथी समर्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ पानी के स्रोत हैं वहाँ हाथी दिखाई देते हैं ज़्यादा। मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाइए आप, ढिकाला में 50-50 का आपको हर्ड मिल जाएगा। अलग अलग टाइम्स हैं कॉर्बेट को देखने के लिए। लेकिन जब भी आप कॉर्बेट आएँ या किसी भी जंगल में जाएँ, प्लीज़ इस नियत से मत जाइए कि मुझे टाइगर देखने जाना है। आप देखिए कि मैं जा रहा हूँ जंगल को देखने, जंगल को सीखने, जंगल के बारे में समझने, और वहाँ पे मुझे टाइगर भी दिख सकता है, हाथी भी दिख सकता है, जानवर भी दिख सकते हैं। और एक्सपेक्टेशंस कम लेकर आइए, थोड़ा कपड़े जंगल के हिसाब से पहन कर आइए, तो थोड़ा सा आप जो खाकी, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, इस तरह के ना पहनिए। और कोशिश कीजिए आँख और कान को खुला रखिए और इसको बंद रखिए।
हालांकि हमारे गाइड और ड्राइवर भी जो बेचारे बहुत सारे हैं, जब वो कोई टाइगर की साइटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा बोलना वही शुरू करते हैं, और फिर वो अपनी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। और वो उसका फिर टूरिस्ट भी, सामने टाइगर है, फिर तमाशा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, अरे आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने जाते हैं या अपने एमएलए से या एमपी से मिलने जाते हैं, आप चुपचाप खड़े रहते हैं, राइट? बिल्कुल। आप उससे कुछ अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक, 1-2 दिन का अपॉइंटमेंट मिलता है, आप जाते हैं मिलने के लिए, हो सकता है कि वो ना मिले आपको। आप सोचते हैं कि 6-7 हज़ार रुपये में एक जिप्सी बुक करके आपको एक ही बार में जंगल के राजा से मुलाकात हो जाएगी। क्या बात है। और वो भी जाके आप अपने शर्तों में मिलना चाहते हैं उससे, कि आप बोलेंगे भी, शोर भी करेंगे, लिटरिंग भी करेंगे, और फिर आप जंगल के राजा से मिल लेंगे। जंगल का राजा आपसे क्यों मिलना चाहेगा? भाई आपके अंदर क्या ऐसी खासियत है? आपने क्या ऐसा कर दिया कि वो आपसे खुश होकर मिलने चला आएगा? मिलने जाएगा। उसके पास तो वोटिंग राइट भी नहीं है। बिल्कुल। तब भी आप जा रहे हैं उसके पास। या ट्रीज एंड टाइगर्स के पास अगर वोटिंग राइट होते तो आज जंगल पनप रहे होते। बिल्कुल। कॉर्बेट ने लिखा था कि टाइगर खत्म हो जाएंगे, इंसान बचा रहेगा, क्योंकि टाइगर वोट नहीं करता। क्या खूबसूरत बात उन्होंने लिखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और शेर खां के सीज़न 2 को, इस एपिसोड को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगला एपिसोड भी कॉर्बेट का ही होगा, तो आप लोग बने रहिएगा शेर खां के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो। धन्यवाद। थैंक यू।